नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। दुनिया में उथल-पुथल है। वेनेजुएला का प्रकरण तो दब गया है, हालांकि वो अभी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अमेरिका के इस कब्जे के बाद ईरान में हंगामा मचा हुआ है और ईरान में तख्ता पलट को अमेरिका सह दे रहा है। और ट्रंप चाहते हैं कि ईरान में सत्ता पलटे और ईरान के जो राजा हुआ करते थे, उनके बेटे पहलवी वहाँ के शासक बने, यानी कट्टरपंथी या कहिए खामनेई के सरकार का अंत हो, इस्लामिक सरकार का अंत हो और डेमोक्रेटिक सरकार बने। ये अमेरिका ईरान में चाह रहा है। एक तरफ वो खुद डिक्टेटरशिप चला रहा है वेनेजुएला में, दूसरी तरफ ईरान में चाहता है डेमोक्रेसी है, जनता की सरकार बने। और अभी वो आग लगी हुई है ईरान में। दोनों ग्रुप में झगड़ा चल रहा है। सरकार का एक पक्ष है, एक जो आजादी चाहते हैं इस सरकार से उसका पक्ष है। लोग मारे जा रहे हैं। कब अमेरिका हमला करेगा ईरान पे ये पता नहीं। तीसरी तरफ जो है, अमेरिका ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जो ट्रंप है, उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पे हम कब्जा करेंगे, या तो हमें बेच दे या हम फौज के बल पर कब्जा कर लेंगे। अगर कब्जा नहीं करेंगे तो चीन या रूस दोनों में से कोई देश कब्जा कर लेंगे। लेकिन इसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई है पूरे यूरोप में। और चूंकि वो डेनमार्क का हिस्सा माना जाता है, डेनमार्क की सब्सिडी से ग्रीनलैंड चलता है। 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन वहां कहा जा रहा है कि नीचे जमीन के नीचे जो है रेयर अर्थ मिनरल्स है। रेयर अर्थ मिनरल्स आने वाले समय में दुनिया के लिए सबसे जरूरी विषय है। अब अब डेनमार्क ने वहां पे अपनी फौज तैनात कर दी और ये भी ऑर्डर जारी कर दिया है कि अगर कोई गलत, कोई संदेहास्पद या कोई अमेरिकन दिखे तो शूट एंड फर्स्ट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया गया। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है, उसके नेता, उन्होंने धमकी दी है और ट्रंप से कहा है कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो अमेरिकी सैनिक अड्डे यूरोप से 24 घंटे में खाली करा दिए जाएंगे। आपको पता है कि अमेरिका के सैनिक अड्डे, सैनिक बेस, जो आर्मी का बेस है, वो पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पे है। गल्फ कंट्रीज में भी उसका बेस है। तो यूरोपियन यूनियन के कहने का है कि अगर आप ग्रीनलैंड पे आंख दिखाओगे तो पूरे यूरोप से 24 घंटे के भीतर अमेरिकी सैनिक अड्डे हटा दिए जाएंगे, खाली करा दिए जाएंगे। और केवल यूरोप में ही उसकी जो है उसके विपरीत प्रतिक्रिया नहीं हुई है, बल्कि जो अमेरिकी संसद है, वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने भी ट्रंप के खिलाफ एक तरह से कहिए कि आदेश जारी किया है और कहा है कि अगर बिना संसद की अनुमति के हमला हुआ तो सभी कमांडरों पर, जो सैनिक कमांडर जो हमला करने जाएंगे, तो सभी कमांडरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के ये सांसदों ने कहा है। और आप देखिए कि ये जो यूरोपियन यूनियन है, उसके ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन सब लोगों ने, सब देशों ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है और अमेरिका के खिलाफ बोला है। एक और बताएं कि वहाँ जो अमेरिका में इस बात पे भी बड़ा हंगामा मचा हुआ है कि कई शहरों में कि एक सुरक्षाकर्मी ने एक महिला की हत्या कर दी थी और उसके बाद पूरे अमेरिका में भारी भीड़ है, मतलब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ईरान में लोग सड़कों पर हैं और दूसरी तरफ जो है हमारा हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान में भी लोग सड़कों पर हैं। उत्तराखंड में पिछले 15-20 दिनों से आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन किस लिए चल रहा है? आंदोलन चल रहा है कि जो अंकिता भंडारी, जिसकी हत्या हुई, जिस वजह से हत्या हुई, जिनके कारण हत्या हुई, उनको सही सजा मिले, कानून सम्मत सजा मिले, सीबीआई से सही तरीके से जांच हो।
बताइए, जांच के लिए, न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ता है कि आप सही तरीके से सरकार आप जांच करो। ये उत्तराखंड में हो रहा है, और उत्तराखंड में उस जांच को, उस आंदोलन को क्रश करने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। आप आ जाइए फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक लड़की को किडनैप किया गया। उस लड़की को बचाने के क्रम में उसकी माँ ने दखल दिया और उसकी माँ पर फरसे से वार किया गया, उसको मार दिया। उसकी माँ मर गई, लड़की किडनैप हो गई, कहाँ गई कुछ पता नहीं। तमाम पार्टियों के नेता, चाहे भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर रावण हो, चाहे कांग्रेस के नेता राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे वो AIMIM के नेता हो, चाहे वो रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के हो, तमाम नेता सड़कों पर आए अपने समूह, अपने प्रशंसकों के साथ या कहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। वो जाना चाहते थे उस जगह जहां ये, जिस गांव में, मेरठ के जिस गांव में ये घटना घटी, लेकिन पुलिस ने लगातार अवरोध पैदा किए, किसी को जाने नहीं दिया। जबकि उनके अपने पूर्व विधायक संगीत सोम वहां गए, लड़की के माँ बाप से मिले, परिवार से मिले, और कहा जा रहा है कि उनको धमकाया गया। और उसके बाद जब पूरा आंदोलन हुआ, जब तमाम पार्टियों के लोग गए, चंद्रशेखर रावण जो है पूरे दलबल के साथ हर हाल में जाना चाह रहे थे, और बाकायदा जो पूरा बैरिकेड कर दिया गया था सड़क के, वहां गए, धरना प्रदर्शन किया। तो बीच में खबर आई कि वो लड़का मिल गया है, जिसने लड़की को किडनैप किया था वो मिल गया, लड़की मिल गई। तो लड़के को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन चंद्रशेखर और दूसरे विपक्ष के नेता एक लड़की की घर वापसी के लिए, उसके अपराधी को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। ट्रंप का प्रकरण आप जानते हैं कि ट्रंप ने कहा कि मोदी ने हमसे बात नहीं की, इसलिए डील गड़बड़ हो गया। मोदी ने बात की कि हम आना चाहते हैं, वगैरह वगैरह कई सारी चीजें। ट्रंप ने ढेर सारी बातें की है, मैं वो सारी चीजें दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ट्रंप ने 500% वापस टैरिफ लगाने की बात कही, और अगर ये टैरिफ लगाया जाता है तो भारत का पूरा निर्यात सेक्टर डिफ्यूज हो जाएगा एक तरह से। केवल अमेरिका है जिसके साथ भारत का लाभ का सौदा है। हम ज्यादा निर्यात करते हैं, कम आयात करते हैं। बाकी दुनिया के सारे देश, हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। ऐसे में जाहिर है कि व्यापार की अगर बात करते हैं तो अमेरिका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर बात करने के बजाय, दुनिया में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, वेनेजुएला का मामला हो, ईरान का मामला हो, ग्रीनलैंड का मामला हो, इस पर बात करने के बजाय, या देश में जो चल रहा है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जो दलितों के साथ हो रहा है, उस पर बात करने के बजाय वो पिछले 5 जनवरी से सोमनाथ गाथा गा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर इस देश का इतिहास, सोमनाथ मंदिर इस देश के जो आस्थावान हैं उनके लिए आदरणीय पूजनीय स्थल है। लेकिन प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री को इसीलिए चुना गया कि आप सारी चीजों को छोड़ करके, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसकी चिंताओं को छोड़ करके, उस पर अपना मजबूती से अपना पक्ष रखने की बात नहीं करके, आप जो है सोमनाथ मंदिर का को कब किसने तोड़ा उस पर चर्चा करें। और सोमनाथ मंदिर को अगर 1000 साल पहले तोड़ा गया, महमूद गजनबी ने तोड़ा 1026 ईस्वी में, और इसके 1000 साल पूरे हुए, ये मनाने का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों मना रहे हैं? महमूद गजनी ने तोड़ा सोमनाथ मंदिर को, इसको याद करने की क्या आवश्यकता है? इसको शौर्य दिवस के तौर पर मनाने का क्या मतलब? शौर्य दिवस के तौर पर मना रहे हैं। महमूद गजनी ने तोड़ा वो शौर्य था
या महमूद गजनी से बचा नहीं सके सोमनाथ मंदिर को लोहा के लोग, वो सॉरी का विषय था। और देखिए आप गौर कीजिए, मैं जो और लाइन बोल रहा हूं वो उन्होंने कहा, जो भाषण दिया, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी अपनी आस्था के लिए। पुरखों में से किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, कौन थे जो जान की बाजी लगा दी? महमूद गजनी का नाम लिया, जो अपराधी था, जो लुटेरा था, उसका नाम लिया, लेकिन पुरखे कौन थे उनका नाम नहीं लिया। और अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कौन कौन लोग थे देश को बताते? और बाकी जो देश की आबादी थी वो क्यों नहीं थी? सोमनाथ मंदिर जो है किसी राजा का या किसी प्रदेश का या किसी का नहीं है, पूरे जब हिंदू आस्था की बात करते हैं तो पूरे हिंदुओं का था। तो हिंदू क्यों नहीं लड़ रहे थे, क्या कर रहे थे? और क्या कहा उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। कौन रोका? किसने रोका? नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन कई बार वो बोल चुके हैं, संसद में उनके बीजेपी के नेता बोल चुके हैं, नेहरू पर आरोप लगाते हैं कि नेहरू ने रोका। झूठ है। फिर आगे वो कहते हैं कि 1951 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ आने पर भी आपत्ति जताई गई। कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी। आपत्ति किस बात की जताई गई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं वो पूरा झूठ है। और ये जो पूरा प्रयोजन है, आयोजन है शौर्य दिवस का आज, वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत खड़ा करना है, वो नेहरू के खिलाफ नफरत खड़ा करना है, नेहरू को देश विरोधी, हिंदू विरोधी साबित करना है। ये नरेंद्र मोदी की जो है मंशा है। देखिए वो कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का विरोध करने वाली ताकतें भारत में मौजूद और सक्रिय हैं। किसी को सोमनाथ मंदिर से विरोध नहीं। अगर कुछ समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग आरएसएस निर्माण कार्य करता है, काहे को बना? तो पूरे देश में मंदिर बनाओ। आरएसएस 100 साल से है, एक आध हजार मंदिर तो बनवा देना चाहिए था देश में। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का काम नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है, जो प्रधानमंत्री है इस देश का, उसको हिंदुओं ने केवल नहीं बनाया। वो केवल हिंदुओं के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री। और भारतवर्ष संविधान से चलता है, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं। और संविधान कहता है कि ये देश जो है सभी धर्मों के मानने वालों का है, केवल हिंदुओं का नहीं है ये देश। और मोदी जी कह रहे हैं कि अब ये तलवारों के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तरीके बदल लिए। जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, हमें शक्तिशाली बनना होगा, हमें एकजुट होकर उन सभी ताकतों को हराना होगा जो हमें बांटने की साजिश कर रही है। कौन बांटने की साजिश कर रहा है? भारत के भीतर कौन बांटने की साजिश कर रहा है? जो बांटने की साजिश कर रहा है, आप सरकार में हो, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाओ, उनको जेलों में बंद कराओ। कोई रोके तो आइए आप। लेकिन देश को जो कमजोर कर रहे हैं लोग, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान के भीतर जो संघी मानसिकता के लोग हैं, जिस विचारधारा से नरेंद्र मोदी आए, देश में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है दिन रात? हिंदू क्रिश्चियन कौन कर रहा है दिन रात? देश के लोगों को, जिसको संविधान ने कहा है हम भारत के लोग नागरिक माना है, उसको हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, मुसहर, बनिया, इसमें कौन बांट रहा है? भाजपाई, कांग्रेसी वगैरह वगैरह में कौन बांट रहा है? नरेंद्र मोदी जी को इस पर बोलना चाहिए, नहीं बोला। क्योंकि नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर जो भारत की तस्वीर बनी थी, जो भारत को अपनी शक्ति दिखानी थी, उसमें चूक गए। ऑपरेशन सिंदूर में भी बुरी हालत हुई भारत की, लेकिन अपना अवगुण नहीं दिखाई पड़ता, उसको ढकना है। तो ढकने के लिए प्रपंच रचना है। ये मंदिर जो है राम का, शिव का, ये जो आवरण लेते हैं, ये प्रपंच रचते हैं ताकि कोई इन पर जो है इनसे सवाल न करे। देश जो है हिंदू मुसलमान में फंस जाए, देश मंदिर मस्जिद में फंस जाए, और देश के चारों तरफ किस तरह से दुश्मन खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने जब कहा था कि पाकिस्तान और चीन एक हो रहे हैं और देश के लिए खतरा, तब ये राहुल गांधी को पप्पू बोल रहे थे। लेकिन जो 5 आतंकवादी आए, 26 लोगों को मार कर गए, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, मिट्टी में मिला दूंगा, मधुबनी जाकर के बोला।
सरहद पे जाकर के बोलने की क्षमता नहीं, हिम्मत नहीं हुई। मधुबनी जाके बोलता, क्योंकि वहां इलेक्शन चल रहा था। और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, आज तक देश को नहीं पता है नरेंद्र मोदी के मुंह से कि हमारे कितने विमान फाइटर मारे गए, कितने हमारे सैनिक मारे गए, कितने हमारे नागरिक मारे गए। युद्ध जब होगा तो दोनों तरफ से नुकसान होता है। हम उनके लोगों को मारेंगे तो वो हमारे लोगों को भी मारेंगे, ये सहज है। लेकिन छुपाने के चक्कर में ये झूठा सौर्य गढ़ा। बांग्लादेश में देखिए, हिंदुओं को मारा जा रहा है। अरे तो आप क्या कर रहे हो? सोमनाथ में मंदिर में पूजा करने से हिंदू वहां बांग्लादेश के सुरक्षित हो जाएंगे? हिंदुस्तान में हिंदू कहां सुरक्षित? जो आप कह रहे हो कि हाँ शक्तियां जो है देश को बांटने में लगे, कौन है वो? बताइए उसका नाम, उस पर मुकदमा दर्ज कीजिए। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि बांटने का काम आप ही कर रहे हैं। और अब दुनिया के देश जब लगे हुए हैं, ध्रुव बन रहा है कि अमेरिका जो कर रहा है उसकी दादागिरी के खिलाफ बोलना चाहिए, अमेरिका जो कर रहा है वो सही है या नहीं है, भारत का कहाँ लाभ है कहाँ नुकसान है, इस पर बात करने के बजाय आप सोमनाथ मंदिर का शौर्य दिवस मना रहे हो। तो बना हुआ है, और आप वहां गए हो सिर्फ जो है कांग्रेस के खिलाफ नफरत खड़ा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और, मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो शौर्य दिवस मना रहे हो, जो कह रहे हैं ये। लेकिन इसके अलावा एक और मैं तस्वीर आपके सामने रखता हूं जिसमें फैक्ट बताया है। पीयूष वेवले जो है एक पत्रकार है, वो देखिए क्या कह रहे हैं। ये देखिए, पीयूष वेवले ने बड़ा डिटेल लिखा है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 28 नवंबर 1947 से बात है। 28 नवंबर 1947 को दिल्ली में अपनी प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा था कि जूनागढ़ की सरकार सरकारी खजाने से सोमनाथ मंदिर का निर्माण नहीं कर सकती। और पटेल ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूं सरकारी खजाने से एक पैसा सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए नहीं दिया जाएगा। हिंदू समाज चंदा करके मंदिर का निर्माण कर सकता है। 1951 में पटेल साहब तो मर गए, 15 दिसंबर को 1950 को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो कार्य चलता रहा, और 1951 में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का जब समय आया और जब ये जानकारी प्राप्त हुई कि तत्कालीन सौराष्ट्र की सरकार ने मंदिर निर्माण में 5 लाख रुपया दिया है सरकारी धन से, मंदिर का निर्माण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल था। पंडित नेहरू इसी नीति का पालन करते हुए मंदिर के निर्माण में सरकारी धन के उपयोग का विरोध कर रहे थे। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, वैसा राष्ट्र बनाना था, संविधान लागू हो चुका था। 2 मार्च 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद पत्र लिखकर नेहरू से पूछा कि वे तो मंदिर के उद्घाटन में निजी हैसियत से जाना चाहते। इसके जवाब में पंडित जी ने लिखा कि मेरा विरोध इस बात से है कि मंदिर के निर्माण में सरकारी धन का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार इसमें शामिल होगी तो ये हमारी सेकुलर नीतियों के खिलाफ होगा। लेकिन अगर आप पहले से ही मंदिर के उद्घाटन में जाने का वादा कर चुके हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। 11 मार्च 1951 को देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लिखे पत्र में भी पंडित नेहरू ने यही बात दोहराई और कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते हैं तो जाएं, कहीं रोकने की बात नहीं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको संदेह है तो इतिहास खंगाले और बताएं कहाँ रोका था राजेंद्र प्रसाद को, कहाँ रोका था पटेल को। लेकिन नेहरू की जो आपत्ति थी कि सरकारी पैसे से मंदिर मस्जिद न बनाए जाए। राजनाथ सिंह, याद कीजिए, राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि नेहरू सरकारी पैसे से बनाना चाहते थे मस्जिद, जो कि झूठ था। सरकारी पैसे से मस्जिद बनाना चाहते हैं नेहरू, ये झूठ था। और सरकारी पैसे से न बनाया जाए सोमनाथ मंदिर, ये सही था। लेकिन अगर कोई सोमनाथ मंदिर बनाना चाहता है, बनाए। कोई सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहता है, जाए। लेकिन उनकी जो बात थी कि सरकार की भूमिका ये नहीं है, सरकार का काम मंदिर मस्जिद धर्म के काम करना नहीं है। सरकार का काम है कि नागरिकों की तरक्की कैसे हो,
जो एम्स बनाया, आज भी दिल्ली का एम्स जो पहला एम्स है वो जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। देश भर से लोग वहां आते हैं इलाज कराने के लिए। दूसरा वैसा अस्पताल नहीं बना पाया। जो IIM है, IIT है, जो आज भूख पे हमने विजय प्राप्त की, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर निर्भर हुए। वो भाखड़ा नंगल बांध वो नेहरू ने बनाया था। अगर वो भाखड़ा नंगल बांध बनाने के बजाय मंदिर बना रहे होते तो देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होता। और जो अमेरिका चाह रहा है अपने कृषि उपज को बेचना चाह रहा है भारत में लाकर के, हम अगर अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होते तो हमें अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ता। और याद कीजिए, जब हरित क्रांति से पहले लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री थे, अमेरिका से गेहूं आता था, लाल गेहूं भेजा था, सड़ा हुआ गेहूं भेजा था। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनकार कर दिया था, हमें तुम्हारा गेहूं नहीं चाहिए। और ये अपील की थी, जय जवान जय किसान। एक तरफ सरहद पे जवानों की जय, दूसरी तरफ देश के भीतर किसानों की जय। और कहा था कि हम उपवास करेंगे लेकिन किसी से भीख नहीं लेंगे। अमेरिका की मदद हमको नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? देश के वही किसान, जय जवान जय किसान वाले किसान जो है 13 महीने सड़क पर खड़े रहे दिल्ली के बाहर, 750 किसान मरे और नरेंद्र मोदी कीर्तन गाते रहे। आज भी किसानों के लिए पूरे संघियों के मन में जो है कलुष भरा हुआ है। उनके भक्त किस तरह से किसानों को गालियां देते हैं, क्या याद नहीं है लोगों को? और जिस तरह से ये गीत गा रहे हैं, देश के भीतर देश को तोड़ने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं वो? ये है हमारे प्रधानमंत्री। अब ये निर्णय करना आपको है कि आपको भूख से लड़ना है, गरीबी से लड़ना है, दुनिया के बाहरी देश जो हम पे शासन करना चाहते हैं या हमको कब्जा करना चाहते हैं, हम पे हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, हमें मजबूर करना चाहते हैं, उनके सामने हम झुकने को मजबूर हो जाए। अमेरिका हो चाहे कोई दोस्त हो, उसके सामने हमको झुक जाना चाहिए या उनसे लड़ना चाहिए? उनसे लड़ेंगे तो हम कैसे लड़ेंगे, ये हमको तय करना। क्या मंदिर बनाने से हम लड़ पाएंगे? और 1000 साल बाद शौर्य दिवस मना रहे हैं, क्या शौर्य दिवस मना करके हम लड़ पाएंगे? शौर्य दिवस अगर मनाना ही है तो जो हमको अमेरिका धमका रहा है उसको जवाब दे। दुनिया में हम विश्वगुरु बने, मंदिर बना करके विश्वगुरु बनेंगे? ये सोचना हमारा आपका भी काम है। और देश में जो चल रहा है उससे दूर हट कर मंदिर में जाप करने लगना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।